हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ प्रसाद और आज का हमारा वीडियो है स्लाइड वीडियो। इसमें मैं बात करूंगा अभी जो 24 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है यूपी बोर्ड क्लास इंटर का। तो इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में ग्रामर सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे ग्रामर के, तो आज मैं उन्हीं को एक्सप्लेन करने वाला हूं और आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से कौन कौन से रूल्स या कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई होती हैं। तो ये देख लीजिए, पेपर कोड है आपका 316 और इसमें अभी ये 2023 का ही पेपर आया था जो 24 फरवरी को। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस देखिए यहाँ पे दिया गया है, ही सैड वी कैन नॉट। जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सैड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। तो ये जो एक इसमें ये होता है एक रिपोर्टिंग पार्ट होता है और एक होता है रिपोर्टेड पार्ट। तो अभी मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है इतना, ये वाला है रिपोर्टिंग पार्ट और ये वाला पार्ट है रिपोर्टेड पार्ट। अब होता ये है कि रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड पार्ट को आपस में कंबाइन कर देते हैं तो एक सेंटेंस बनता है और उसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर आप देख लीजिए इसका, ये वाला, ही सैड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ, ये एक फैक्ट है। इस पूरी दुनिया में या पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि हम सभी या मैं पूरी तरह से खुश हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं फैक्ट होते हैं, जो बदलते नहीं हैं। और फैक्ट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, उसको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं कंजंक्शन के साथ में। तो यहाँ पे कंजंक्शन जो यूज़ किया गया है असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए दैट यूज़ किया गया है। अब देख लीजिए, दैट का यूज़ करते हैं और बाकी जो रिपोर्टेड पार्ट है उसको वैसे ही ऐड कर देंगे। तो इसका रूल ये होता है कि असर्टिव सेंटेंस आपका कोई फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई प्रोवर्ब हो या हैबिचुअल एक्शन शो कर रहा हो, तो उस पूरे ही सेंटेंस को चेंज नहीं करते। इट मीन्स उसमें किसी भी वर्ड में कोई भी चेंजिंग पॉसिबल नहीं होती है। वो कभी बदलने वाली, एक तरीके से कहा जाए, वो बातें बदलने वाली नहीं होती हैं। जो चीज़ें बदल नहीं सकती उनको वैसे ही लिख दिया जाता है। बस असर्टिव सेंटेंस है इसलिए कंजंक्शन दैट लगा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं डायरेक्ट स्पीच का एक, और इसमें से एक ही करना होता है लेकिन मैंने दोनों यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं, आंसर दोनों का दे दिया है। तो सेकंड वाला देख लीजिए, सेंटेंस है ये वाला लिखा है, माई फ्रेंड सेड टू मी आई केम टुडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, अब हिंदी भी समझ लीजिए, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा मैं आज आया था और मैं कल आगरा के लिए निकलूँगा या जाऊँगा। तो ये जो आई केम टुडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो, ये सेंटेंस भी असर्टिव है। असर्टिव सेंटेंस को जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं और रिपोर्टिंग पार्ट से ऐड करते हैं तब कंजंक्शन दैट लगाया जाता है। तो दैट लगा देंगे। इस कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, ठीक है, तो टोल्ड में चेंज कर देंगे। और उसके बाद प्रोनाउन चेंजिंग समझ लेनी है। यहाँ पे देखिए, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आपका। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। फ्रेंड है इसलिए यहाँ पे ही कर देंगे। और ये वर्ब अगर पास्ट है, ओके, ये वाली जो वर्ब है अगर ये पास्ट है सैड, तो इधर का पूरा सेंटेंस ये पास्ट में लिखा जाता है। अब आप सोचेंगे यहाँ तो ऑलरेडी केम आया है, ये तो पास्ट ही है, इसका क्या करेंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। तो केम का पास्ट परफेक्ट होता है हैड कम और टुडे का पास्ट होता है दैट डे। आई फिर से चेंज हो जाएगा, फ्रेंड के अकॉर्डिंग हो जाएगा ही, और वी का पास्ट होता है वुड। लीव फॉर आगरा वैसे ही रहेगा
और टुमारो यानी द नेक्स्ट डे। तो इस तरह से कर देंगे। ये हो गया आपका इसका इनडायरेक्ट। इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता है, 2-3 बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। पहली बात कि आपको इस वाले सेंटेंस को, जिसको कहते हैं रिपोर्टेड पार्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है, इसको समझना है। अगर ये पार्ट आपका असर्टिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाती है, कंजंक्शन में दैट आ जाता है, और बाकी प्रोनाउन चेंजिंग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में चेंज होता है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। यहाँ पे हर जगह फर्स्ट पर्सन ही दिया गया है। देख लीजिए, ये फर्स्ट पर्सन आई, फिर से फर्स्ट पर्सन आई, तो इसको सब्जेक्ट फ्रेंड में चेंज कर देंगे, तो फ्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही रख दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। तो इसमें क्या है, कंबाइन करने के लिए कहा गया है। कंबाइन करने वाला जो पार्ट होता है वो होता है सिंथेसिस में। इंटरमीडिएट में सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में सेंटेंस को कंबाइन किया जाता है, जिसमें मिनिमम 2 सेंटेंसेस होते हैं और मैक्सिमम 3, 4, 5 जो भी हो जाए। 2 सेंटेंसेस को लेकर ही आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और सबसे मज़े की बात है कि इस बार एग्ज़ाम में आपका जो पूछा गया है सेंटेंस, दोनों ही सिंपल करने के लिए कहे गए हैं। सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करने को कहा गया है। बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा एक रूल होता है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, बस कॉन्सेप्ट ही समझना है आपको। यहाँ सेंटेंस लिखा है ही गेव देम एडवाइस, इट मीन्स उसने उन्हें एडवाइस दी। ही हेल्प्ड देम लिबरली मतलब उदारता से, बड़ी ही उदारता से उसने उनकी सहायता भी की। इन दोनों ही बातों को जब आप ऐड करेंगे तो देखेंगे कि सब्जेक्ट एक ही है, ये ही और ये वाला ही। सब्जेक्ट एक है, सेंटेंस एक बनाना है, 2 अलग अलग सेंटेंसेस को कंबाइन करके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्रीपोजिशन का यूज़ करके बना सकते हैं। तो सिंथेसिस में एक पार्ट होता है कंबाइन 2 or more than 2 simple sentences by using a preposition। ओके, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए प्रीपोजिशन का यूज़ करके हम लोग सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मीनिंग समझना है। देखिए मीनिंग की बात की जाए, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो सारा खेल है वो मीनिंग का ही है और कॉन्सेप्ट का है। ही गेव देम एडवाइस, उसने उन्हें सलाह दी। ही हेल्प्ड देम लिबरली, उसने उनकी बड़ी उदारता से मदद भी की। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि सलाह देने के अतिरिक्त उसने उनकी मदद की। 2 काम किए गए हैं, एक तो एडवाइस दी गई, दूसरा मदद भी की गई। अगर यहाँ पे बिसाइड्स रख देते हैं तो बिसाइड्स के साथ में ये सेंटेंस फर्स्ट वाला यहाँ कंबाइन कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे गिविंग कैसे हुआ। मोस्टली जो प्रीपोजिशंस होते हैं अगर हम उनको यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो उनके बाद में वर्ब जो है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आती है। तो बिसाइड्स गिविंग देम एडवाइस, एक सेंटेंस जैसे ही फिनिश होता है कॉमा लगाते हैं, और सेकंड वाला सेंटेंस देखिए वैसे ही लिखा गया है। सेकंड वाले सेंटेंस में मैंने कोई चेंजिंग नहीं की है। ही हेल्प्ड देम लिबरली, और यहाँ पे भी सेम है। ये कंबाइन हो गया और एक सिंपल सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है द किंग वॉज इल, द पीपल हर्ड द न्यूज़ एंड वेंट टू द पैलेस। इट मीन्स राजा बीमार था, लोगों ने खबर सुनी और लोग महल को गए। तो इस बात को भी क्या करना है, दोनों ही सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। राजा बीमार था, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तो कंडीशन ये होती है कि वाज की जगह पर बीइंग कर दिया जाए और यहाँ कॉमा लगा दिया जाए, काम ख़त्म, सेंटेंस कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आता है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का यूज़ करके सेंटेंस कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे बीइंग लग जाता है। दूसरी बात क्या है कि आप यहाँ पर इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं ऑन का यूज़ करके, जिसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के ज़रिए भी इसको कंबाइन कर सकते हैं। ऑन हियरिंग यहाँ से कंबाइन कर लेंगे, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द इलनेस ऑफ द किंग। उसके बाद लिखेंगे द पीपल वेंट टू द पैलेस।
इट मीन्स राजा की बीमारी की खबर सुनकर लोग महल गए। दो मीनिंग रहेंगे, तो एक तो मैंने यहाँ पे देखिए आंसर दे दिया है ऑलरेडी, बीइंग लगा करके। द किंग, तो यहाँ बीइंग लगा दिया है और यहाँ कॉमा लगा दिया है। उसके बाद में हो जाएगा द पीपल हर्ड द न्यूज़ एंड वेंट टू द पैलेस, इस तरह से हो जाएगा। इसके अलावा ये बीइंग लगाते कब हैं ये भी समझ लीजिए। बीइंग लगाने की वजह ये होती है कि यहाँ पर सेंटेंस में वॉज या इज़, एम, आर इस टाइप की वर्ब दी जाए, या वर्ब दिया जाए, या इज़, एम, आर दे दिया जाए, या वॉज दे दिया जाए, तो वहाँ पे हटा करके बीइंग लगा देते हैं। और एक सेंटेंस जैसे ही फिनिश होगा तुरंत कॉमा लगाएंगे, उस दूसरे सेंटेंस को वैसे ही ऐड कर देंगे। दूसरा सेंटेंस बिल्कुल वैसे ही लिखा है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की गई है। एक तो ये तरीका है। दूसरा इसका तरीका है प्रीपोजिशन के ज़रिए। प्रीपोजिशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऑन हियरिंग से। ओके, ऑन हियरिंग से स्टार्ट करेंगे। द न्यूज़ ऑफ द इलनेस ऑफ द किंग, द पीपल वेंट टू द पैलेस, ऐसे भी हो जाएगा और सिंपल ही बनेगा ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सी वाला, जिसमें लिखा है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। इसमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, यानी सेंटेंस को किसी दूसरी फॉर्मेशन में लिखना पड़ता है, और कंडीशन ये रहती है कि उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, हाँ, विदाउट चेंजिंग द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू राइट इट इनटू अनदर फॉर्म, किसी दूसरी फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस आपके सामने जो फर्स्ट वाला है, हिज डेथ शॉक्ड मी, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में चेंज करना है इसे। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो शॉक्ड वर्ड आया है, ये वाली जो वर्ब है, इसके साथ में ऐड आता है, बाय नहीं आएगा। याद रखिएगा, बहुत सी ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ में कुछ प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं, वो प्रीपोजिशन ही आएंगे, बाय नहीं आएगा। ओके, तो अब करना क्या है कि सेंटेंस का, किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस जब हम लोग बनाते हैं तो ये देखते हैं वर्ब किस पार्ट में है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है, और साथ साथ इंडेफिनिट को जब भी हम पैसिव में चेंज करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे, वॉज के साथ में, आई के साथ वॉज आता है, तो आई वॉज शॉक्ड एट हिज डेथ, इस तरह से पैसिव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है, देखिए कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके, फिर से समझा देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए मी दिया गया है, यहाँ स्टार्ट किया, इसको सब्जेक्ट में आ गया। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो जब भी इसको हम पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, आई के अकॉर्डिंग वॉज आ गई, शॉक्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऐसे रहेगी, ठीक है, और इसके साथ एट लगा दिया जाएगा और हिज डेथ लास्ट में आ जाएगा, बन गया पैसिव। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नो वन विल से, ओके, no one will say, no one will deny that Girish tried his best to please the officer। इस सेंटेंस को चेंज करना है अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक। तो अफर्मेटिव का सीधा सा फंडा ये होता है कि वहाँ पे कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। तो निगेटिव वर्ड यानी एक तो ये हटा देंगे, ओके, ये हटाएंगे तो इसकी जगह हो जाएगा एवरीवन, और डिनाई को चेंज कर देंगे एक्सेप्ट में, क्योंकि मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। इसका मीनिंग समझ लीजिए, इसका मीनिंग ये है कि नो वन विल डिनाई, यानी कोई भी इस बात को अस्वीकार नहीं करेगा कि गिरीश ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज़ द ऑफिसर, गिरीश ने पूरी कोशिश की ऑफिसर को खुश करने की। कोई भी व्यक्ति इस बात से अस्वीकार नहीं करेगा, यानी मानने से मना नहीं करेगा। इट मीन्स सभी लोग इस बात से एग्री होंगे, ठीक है। तो एवरी वन विल एक्सेप्ट, डिनाई का अपोजिट हो जाएगा एक्सेप्ट, दैट गिरीश ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज़ द ऑफिसर। इसका मीनिंग हो गया कि हर कोई इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि गिरीश ने ऑफिसर को खुश करने की बहुत कोशिश की। तो ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस दोनों का एक ही मीनिंग है।
फ़र्क क्या है, डिफरेंस ये है कि ये निगेटिव है और ये वाला अफर्मेटिव है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये वाला पार्ट है सिंटैक्स का। सिंटैक्स में होता ये है कि कोई भी एक सेंटेंस इनकरेक्ट होता है, यानी उसमें ग्रामेटिकल एरर हो सकती है, नाउन को लेकर, प्रोनाउन को लेकर, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन या फिर आर्टिकल को लेकर के एरर होती है। तो उस एरर को फाइंड आउट करना होता है। वैसे तो ये आपका ऑप्शन में आता है और ऑप्शन फाइंड आउट करके हमें टिक करना पड़ता है, इट मीन्स लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे पूरा सेंटेंस आया है जो कि इनकरेक्ट है और इससे आपको करेक्ट करना है। अब जिन बच्चों को ग्रामर थोड़ी बहुत आती है वो तुरंत समझ गए होंगे कि इसमें करना क्या है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस ध्यान से देखिए, लिखा है द बॉय टोल्ड अ लाई लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश्ड। हिंदी ये है कि लड़के ने झूठ बोला कहीं ऐसा ना हो कि उसे सज़ा दी जाए। तो जिन बच्चों को ग्रामर आती है उनको पता होगा कि लेस्ट के बाद में सेंटेंस निगेटिव नहीं रहता है। रीज़न क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये हटा देंगे, इट मीन्स नॉट को आप हटा देंगे, यहाँ से नॉट को हटा देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। देखिए द बॉय टोल्ड अ लाई लेस्ट ही शुड बी पनिश्ड। लड़के ने झूठ बोला कि कहीं ऐसा ना हो उसे सज़ा दी जाए। तो सज़ा से बचने के लिए लड़के ने झूठ बोला। नॉट हटा देंगे, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा, क्योंकि लेस्ट के बाद में कभी भी नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है होल इंडिया इज़ सफरिंग फ्रॉम कोरोना। होल इंडिया इज़ सफरिंग फ्रॉम कोरोना। इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है होल में। ये जो होल वर्ड आया है ये गलत है, ये रॉन्ग है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि होल जो वर्ड है ये आपका बताता है क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी बताता है, मात्रा, और इसकी जगह पर आएगा एंटायर। जो एंटायर वर्ड होता है वो क्षेत्र बताता है, क्योंकि भारत, यहाँ क्षेत्र की बात हो रही, पूरा भारत यानी संपूर्ण भारत कोरोना से जूझ रहा है या कोरोना का सामना कर रहा है। तो होल यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि होल क्वांटिटी बताता है। जैसे ग्रेन आ जाए अनाज, तो होल ग्रेन तो सही है, ओके, लेकिन एरिया के लिए, क्षेत्र के लिए हमेशा एंटायर आता है। तो एंटायर इंडिया सफरिंग फ्रॉम कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका होमोफोन्स से। होमोफोन्स में क्या होता है कि जो वर्ड्स होते हैं वो पेयर में दिए जाते हैं और इनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। इन होमोफोन्स पे आपको सेंटेंस लिखना पड़ता है ताकि ये क्लियर हो सके कि किस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो क्वेश्चन भी है यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग्स क्लियर। मीनिंग को क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है, सेंटेंस लिखना है। और सेंटेंस लिखना किस पे है, ये जो होमोफोन्स दिए गए हैं इन पे आपको सेंटेंस लिखना है। और देखिए प्रोनाउंसिएशन में होता है क्या है कि दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, दोनों को वही पढ़ेंगे। एल्टर इसको भी पढ़ेंगे, एल्टर इसको भी पढ़ेंगे। ये रिस्पेक्टफुल है और ये रिस्पेक्टेबल है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है एल्टर, वो तो सही है, दोनों का सेम प्रोनाउंसिएशन रहेगा। लेकिन ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा पढ़ने में ही लग रहा है कि हाँ अलग अलग वर्ड है। अब है क्या, ये देखिए जो आपका फर्स्ट वाला ये वाला एल्टर है, ये वाला ये नाउन है, ओके, ये एक नाउन है एल्टर। इसका मतलब वेदी होता है, जहाँ पे जैसे बलि दी जाती है मंदिरों में, या जहाँ पे कोई चीज़ हम लोग अर्पित करते हैं, कोई चीज़ पुष्प वगैरह, फूल वगैरह, फ्लावर्स वगैरह, या हम लोग मिठाई वगैरह लेके जाते हैं तो मंदिर में चढ़ाते हैं, तो उस जगह को एल्टर बोलते हैं, ओके। और एल्टर दूसरा ये एल्टर है, ये वर्ब है, ये वाली वर्ब है। अल्टर मीन्स होता है बदलना या विकल्प होता है, हम लोग सुनते भी अल्टरनेटिव वगैरह, अल्टरनेटिव क्वेश्चन है ना, तो अल्टरनेटिव इसी से बना है। ये वाला जो है इसका मीनिंग है विकल्प। अब इस पर सेंटेंस लिखना है। ये रिस्पेक्टफुल है, ओके, ये वाला रिस्पेक्टफुल है और ये रिस्पेक्टेबल है। ये होता है जैसे हम किसी की इज़्ज़त करते हैं, सम्मान करते हैं, उस वाले सीन में आता है। और दोनों ही एडजेक्टिव हैं, ये भी एडजेक्टिव है, ओके, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है।
ये होता है जैसे सोसाइटी किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल मानती है, हम लोग आदरणीय बोलते हैं ना, आदरणीय सम्माननीय, तो उस वाले केस में ये वाला रिस्पेक्टेबल आता है। सेंटेंस लिखना है तो देखिए मैंने सेंटेंस यहाँ पे दे दिए हैं इनको क्लियर करने के लिए। ये तो फर्स्ट सेंटेंस है आपका ये वाला एल्टर वर्ड से, जो कि नाउन है। तो सेंटेंस है प्लेस्ड द फ्लावर्स ऑन द एल्टर। एल्टर मतलब वेदी पर उसने फूलों को चढ़ा दिया या अर्पित कर दिया। सेकंड वाला सेंटेंस है एल्टर, वर्ब है ये। यू नीड टू एल्टर योर प्लान, मतलब आपको अपना प्लान चेंज करने की, बदलने की ज़रूरत है। और उसके बाद है आपका एडजेक्टिव ये वाला रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पेक्टेबल। रिस्पेक्टफुल इसमें क्या है, क्या करते हैं हम लोग, किसी दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, इस वाले सीन में आता है। जैसे ही इज़ ऑलवेज वेरी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स, वो हमेशा दूसरों के प्रति कैसा है, वो दूसरों का सम्मान करता है। एक तो ये हो गया। और ये वाला जो रिस्पेक्टेबल, ये भी एडजेक्टिव है। इसमें क्या है कि हम किसी को अच्छा मान लें, इस वाले सीन में ये आता है। तो ही इज़ अ रिस्पेक्टेबल मैन ऑफ द सोसाइटी, वो इस समाज का एक बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति है। उम्मीद करता हूँ ये होमोफोन्स का करेक्ट यूज़ आप समझ गए होंगे किस तरह से किया जाता है। और आज का वीडियो यहीं पे आपका ओवर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।